साल 1950 में 12 साल के लड़के ने अरब गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाकर लाखों रुपए छापे। देखिए, हुआ यह था कि इस साल की शुरुआत में यमन की करेंसी यमनी रियाल अचानक से कम होने लगी थी। अब सरकार को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हम इतने ज्यादा सिक्के बना तो रहे हैं, लेकिन वो मार्केट से जा कहां रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसकी जांच कराने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाया और 3 महीने की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद टीम ने एक 18 साल के मासूम से लड़के को पकड़ा और उससे पूछताछ करने पर पता चला कि उस लड़के को अपनी नौकरी से जो सैलरी मिलती थी वो नोट्स के रूप में मिलती थी, लेकिन वो लड़का उन नोट्स को यमनी रियाल के सिक्कों में बदलवा लेता था। अब क्योंकि ये रियाल के सिक्के असली चांदी के होते थे और उस वक्त मार्केट में चांदी की कीमत इन सिक्कों के फेस वैल्यू से कहीं गुना ज्यादा थी, इसीलिए वो लड़का इन सिक्कों को पिघलाकर चांदी के ब्लॉक्स बना लेता था और लंदन के कमोडिटी ट्रेडर्स को चांदी के दाम पर बेच दिया करता था। और उसका ये सीक्रेट बिजनेस यमन की सरकार की पकड़ में आने से पहले ही उसने लाखों रुपए का मुनाफा कमा लिया था। आपको बता दें कि इस लड़के का नाम था धीरज लाल, जो किसी भी सिचुएशन में पैसा कमाना जानता था और इसी खूबी से एक गांव में जन्मे इस लड़के ने बनाया 75,000 करोड़ का साम्राज्य और खुद बने देश की सबसे बड़ी रिटेल चैन रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर और बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम धीरूभाई अंबानी से जुड़े कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से जानेंगे जिनसे ना सिर्फ आपकी बिजनेस की समझ बढ़ेगी बल्कि मुश्किलों में भी हार ना मानने और बड़ी सोच रखने का हौसला मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धीरज लाल हीरा चंद अंबानी, जिन्हें आज भी हम धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 के दिन गुजरात के चोरवाड़ गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। धीरूभाई को बचपन से ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके पिता हीरा चंद गांव के स्कूल में प्रोफेसर थे और वो चाहते थे कि धीरूभाई अंबानी पढ़ाई करें, अच्छा नाम कमाएं। और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए धीरूभाई ने 16 साल की उम्र तक जैसे तैसे पढ़ाई पूरी की। फिर स्कूल ड्रॉप आउट लेकर परिवार की मदद के लिए काम धंधा ढूंढने लगे, लेकिन एक छोटे से गांव में नौकरी मिलना यह तो काफी मुश्किल काम था, इसीलिए वो काम की तलाश में कई दिनों तक यहाँ वहां भटकते रहे। फिर आता है एक दिन जब धीरूभाई अपने गांव के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां भक्तों की भारी भीड़ जमा है। अपने माता पिता से पूछने पर उन्हें पता चला कि हर साल फरवरी और मार्च में हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं। अब ये देखकर धीरूभाई के मन में ख्याल आया कि हाँ, इन सभी को भूख भी तो लगती होगी और यहीं से जन्म होता है उनके पहले बिजनेस आइडिया का, जिसके लिए वो तुरंत दौड़कर अपने घर गए और सालों से जमा की हुई अपनी गुल्लक को तोड़ डाला। जिससे निकले पैसों से उन्होंने पुराना ठेला खरीदा और मंदिर के बाहर पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। इस छोटे से स्टार्टअप से शुरुआत में धीरूभाई को अच्छा खासा मुनाफा हुआ, लेकिन जैसे जैसे भक्तों की भीड़ कम होने लगी वैसे वैसे उनका धंधा मंदा पड़ने लगा और जब मुनाफे की जगह घाटा होने लगा तो उन्होंने तुरंत इस बिजनेस को समेट लिया और कुछ नया काम खोजने में जुट गए। अब इसी दौरान धीरूभाई ने अपने बड़े भाई रमणीक लाल से फोन पर बात की, जिन्होंने उन्हें यमन जाकर नौकरी करने की सलाह दी। अब गांव में वैसे भी कोई खास काम तो था नहीं, पकौड़े ऑलरेडी बेच चुके थे, अब क्या करते। इसलिए 17 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी यमन चले गए। अब यहाँ उन्हें अबेसी एंड कॉर्पोरेशन कंपनी के पेट्रोल पंप पर 300 रुपए प्रति महीने की सैलरी वाली नौकरी मिल गई। अब यमन में धीरूभाई अंबानी चाय पीने के लिए टपरी पर जाने के बजाय 5 स्टार होटल में जाकर 1 रुपए वाली चाय पीते थे। अब उस जमाने में 1 रुपए भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उनके दोस्त इसे देखकर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ए भाई, तुम फालतू में ऐशो आराम में अपनी मेहनत की कमाई उड़ा रहे हो, क्यों जाते हो 5 स्टार यार। लेकिन असल में धीरूभाई अंबानी उस महंगे होटल में इसलिए जाते थे क्योंकि यहाँ यमन के बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे। धीरूभाई उनकी बातें ध्यान से सुनते और मौका मिलने पर उनके साथ बैठकर बातचीत का हिस्सा बन जाते थे, क्योंकि बातें करने में तो वो बहुत माहिर थे और वो खुद को बिजनेसमैन कहकर इंट्रोड्यूस करते थे। इसी तरह नेटवर्किंग के अपने इस हुनर से उन्होंने बिजनेस के बेसिक सीखे और यहीं पर उन्हें वो लंदन के व्यापारी मिले थे जिन्हें धीरूभाई ने चांदी बेची थी। खैर, कुछ सालों के बाद उन्हें यमन से भारत लौटना पड़ा और यहाँ साल 1958 में उन्होंने 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में मसालों की ट्रेडिंग का छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। इस बिजनेस में उनके कजिन भाई चंदू भाई दमानी उनके पार्टनर बने और कुछ सालों में धीरूभाई अंबानी ने मसालों के साथ सूत यानी कि फैब्रिक भी बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत सही चल रहा था,
लेकिन फिर आता है साल 1965 और 1965 की एक दोपहर को जब धीरू भाई अपनी छोटी से ऑफिस में बैठकर सोच रहे थे कि यार इतने से तो कुछ नहीं होने वाला है और क्या किया जाए। अब दोस्तों, गुजरातियों की नस नस में ही खून के साथ बिजनेस बहता है, ये तो आपने सुना होगा। और हमारे यहाँ गुजरात में एक कहावत भी मशहूर है, कईक मोटू करवू छे, यानी कि कुछ बड़ा करना है। और धीरू भाई भी अपने बिजनेस को और बड़ा करने की कोशिश में लगे हुए थे। हालांकि मसाले और सूद की ट्रेडिंग के बिजनेस में एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, यानी कि धीरू भाई काफी कोशिशें करने के बावजूद बिजनेस को कुछ खास बड़ा नहीं बना पा रहे थे। वहीं उनके पार्टनर चंदू भाई दमानी का मानना था कि यार सब कुछ तो सही है, लेकिन धीरू भाई तो धीरू भाई हैं, वो थोड़े से में कहां संतुष्ट होना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपना बना बनाया बिजनेस छोड़ दिया और कुछ नया करने की राह पर निकल पड़े। इसे कहते हैं दिलेरी और दिलेरी के साथ रिस्क लेना। हालांकि नए बिजनेस को शुरू करने के लिए धीरू भाई मुंबई छोड़कर फिर से अपने गढ़ यानी कि गुजरात आ गए और अहमदाबाद के नरोडा में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से फैब्रिक मिल की शुरुआत की। यहां भी उन्होंने एक जुगाड़ लगा लिया और अपने बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अब आपको बता दें, उस वक्त भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी कि देश की इकोनॉमी दूसरे देशों के लिए खोलने की कुछ कोशिशें चल रही थी, जिसके चलते सरकार ने रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस की पॉलिसी लॉन्च की, जिसकी मदद से व्यापारी दुनिया भर के देशों से सस्ते में रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स वगैरह इंपोर्ट कर सकते थे और फिर उसमें से फाइनल प्रोडक्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते थे। अब इसे देखकर धीरू भाई ने फॉरेन कंट्रीज से लो प्राइस में हाई क्वालिटी फैब्रिक मंगवाना शुरू किया, जिसमें से फैब्रिक के कुछ हिस्से के फाइनल प्रोडक्ट्स वो एक्सपोर्ट कर देते थे, जबकि बाकी बचे हुए काफी बड़े हिस्से से वो अपने ब्रांड ओनली विमल के लिए सूट्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स और बाकी के प्रोडक्ट्स बनाकर बेचने लगे। हालांकि शुरुआत में रिटेल व्यापारी उन्हें अपनी दुकान पर खड़े होने तक नहीं देते थे, जी हाँ, लेकिन फिर उन्होंने क्रेडिट पर माल देना शुरू किया, यानी कि वो दुकानदारों को माल देकर कहते थे, चलो यार बेचो तो सही, बाद में पैसे दे देना, जब बिक जाए तब दे देना, और क्या। उनके कपड़े भी हाई क्वालिटी के थे और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। साथ ही उन्होंने अग्रेसिव मार्केटिंग भी की, जिससे उनकी ओनली विमल ब्रांड चल पड़ी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले कुछ सालों में उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपने पैर पसारे और फिर ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और इस तरह से रिलायंस ग्रुप अनगिनत सेक्टर्स में एंट्री लेता चला गया और बढ़ता चला गया। और 6 जुलाई 2002 के दिन जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, तब रिलायंस ग्रुप का टर्नओवर 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। अब अगर आप धीरू भाई अंबानी के लाइफ स्टोरी को बारीकी से देखेंगे तो आपको 3 ऐसे सक्सेस सीक्रेट्स मिलेंगे जिन्हें अपनाकर आप भी अपना बिजनेस बड़ा बना सकते हो या किसी भी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हो। इनमें से पहला सीक्रेट है बड़ी सोच, बड़ा विजन। धीरू भाई हमेशा बड़े सपने देखने में विश्वास रखते थे। वो मैंने बताया था ना, गुजराती वाली कहावत, उनकी कईक मोटू करवू छे, ये वाली सोच थी उनकी। और वो कहते थे कि जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक आप बड़ी सफलता नहीं पा सकते। और इसी बड़ी सोच ने उन्हें जीवन के हर पड़ाव पर नई समस्याओं को अवसर बनाकर बिजनेस बनाने में सहायता की। दूसरा सीक्रेट है नेटवर्किंग। आप कितने सफल बनोगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके आसपास के 5 लोग कितने सफल हैं। अब यहाँ पर हम परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिजनेस या जॉब की फील्ड में आपके साथ ज्यादा समय बिताने वाले आपके को-वर्कर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर धीरू भाई यमन में 5 स्टार होटल में चाय पीने नहीं जाते और वो बड़े बिजनेसमैन की बड़ी बातों को और उनकी लाइफस्टाइल को नहीं देखते, बल्कि अपने साथ काम करने वाले दूसरे गरीब कर्मचारियों के साथ समय बिताते, तो शायद वो ये नहीं समझ पाते कि इतना ज्यादा पैसा भी कमाया जा सकता है। और इसी नेटवर्किंग के प्रिंसिपल को अपनाते हुए उन्होंने अपनी लाइफ में कई बड़े कनेक्शंस बनाए, जिन्होंने उनकी सोच और कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद की। तीसरा है हार्ड वर्क एंड टफ डिसीजंस। कई बार आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो जो उस वक्त के हिसाब से तो सही नहीं होता है, लेकिन आपके दिल दिमाग में ये बात कंफर्म होती है कि मैं सही सोच रहा हूं, तभी हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। धीरू भाई ने कई टफ डिसीजंस लिए थे, फिर चाहे बचपन में पकौड़े का ठेला बंद करना हो, यमन से नौकरी छोड़कर वापस भारत आना हो, या फिर 1965 में अपना बना बनाया मसालों का व्यापार छोड़कर जीरो से टेक्सटाइल बिजनेस की शुरुआत करनी हो। वहीं धीरू भाई अंबानी हमेशा हार्ड वर्क करते थे और मेहनत करने से पीछे नहीं हटते थे। इसके अलावा उन्होंने ग्राहकों की जरूरतों को समझा और रिलायंस में काम करने वाले वर्कर्स को फैमिली की तरह ट्रीट किया।
इन्वेस्टर्स के पैसे को अपनी जिम्मेदारी समझकर उनका सही इस्तेमाल किया और रिलायंस ग्रुप को बड़ा करने के साथ इन्वेस्टर्स को भी खूब पैसा कमा कर दिया और देश की भलाई के लिए भी कई ऐसे काम किए जिनकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो आज के लिए बस इतना ही। धीरू भाई अंबानी की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 1100 लाइक्स का टारगेट जरूर पूरा कीजिएगा। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए लाइफ मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं।